Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. ये वीडियो 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से रिलेटेड है. एज यू नो हमने आपको चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कराया था और आई थिंक उसके बारे में हम आपको काफ़ी कुछ समझा चुके थे. तो कल हमने जो बेसिकली आपसे डिस्कस किया था वो इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें हमने न्यूक्लियस का कंपोजिशन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, मिरर न्यूक्लियाई एंड आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन किया था. आज जो है वो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूक्लियर साइज पर, साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो देखते हैं, आइए चलिए. हाँ जी, देखिए ऐसा है, मैंने आपको कल भी इस बात के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था कि न्यूक्लियस की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी. तो न्यूक्लियर साइज के बारे में जो आता है, जो कुछ बताया गया था वो रदरफोर्ड ने बताया था. मतलब न्यूक्लियर साइज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर साइज के बारे में जो खोज वगैरह जो सब कुछ हुई है वो रदरफोर्ड ने ही की थी. साथ ही न्यूक्लियर साइज किस तरह से बताया रदरफोर्ड ने वो भी देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू जो उसके दो स्टूडेंट्स थे, गाइगर और मार्शल, उनके हिसाब से जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर. न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं और r बराबर हो जाएगा r नॉट a की पावर 1/3. यहाँ पर ये जो r नॉट है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू आती है वो 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ये होती है. न्यूक्लियस का जो है ये साइज ऑफ न्यूक्लियस जो था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो रेडियस होती है, उसके जो स्टूडेंट्स ने कहा था कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 और r इक्वल टू हो जाएगा r नॉट a की पावर 1/3. r की वैल्यू जो है वो r नॉट a की पावर 1/3 हो जाती है. r नॉट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी और 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है. देखिए इससे ये पता चलता है कि जिस न्यूक्लियाई का मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी. जो जितना बड़ा जिसका मास नंबर होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी. ये एक तरह से इससे पता चलता है. ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियर की साइज के ऊपर था. इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, कुछ बहुत आसान से न्यूमेरिकल इस पर आता है. अच्छा टॉपिक है, पेपर में कई बार आता भी है, तो मैं डिस्कस करता हूँ. आइए देखिए, रेशियो ऑफ मास नंबर ऑफ two nuclei, ratio of mass number of two nuclei is 1:8. Find the ratio of radii radius of two nuclei. ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ एक क्वेश्चन है, वो दे रहा हूं आपको. इसमें मैंने आपको दो न्यूक्लियाई के मास नंबर का रेशियो बताया है 1:8
और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि दोनों न्यूक्लियाई के रेडियस का क्या रेशियो होगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं पहले वाले न्यूक्लियाई की बात करूं तो वो आएगा R1 बराबर R0 A1 की पावर 1/3। दूसरे न्यूक्लियाई की बात करूं तो R2 बराबर आएगा R0 A2 की पावर 1/3। और अगर हम R2 अपॉन R1 करें तो ये आया R0 A2 की पावर 1/3 अपॉन R0 A1 की पावर 1/3। ये कैंसिल और निकल के आया आपका जो फॉर्मूला वो आया है R2 अपॉन R1 बराबर A2 अपॉन A1 की पावर 1/3। ये आपका निकल के आया है दो न्यूक्लियाई के मास नंबर का जो है सिस्टम R2 अपॉन R1। अब A2 अपॉन A1 अगर आप देखें वैसे थोड़ी सी गलती हो गई कि उसने जो दिया है दो न्यूक्लियाई का 1:8 दिया, तो पहले R1 अपॉन R2 करना चाहिए था, है ना। तो इसको सही कर लें आप। देखिए ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आपसे निकलवा क्या रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं का R2 अपॉन R1 भी लेना पड़ सकता है। अब इनका रेशियो 1:8 था और उसकी पावर 1/3 है, तो ये सॉल्व करने पर आया 1:2। ये आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो क्यूब रूट से घबराना नहीं है, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसमें क्यूब रूट निकालने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया है। और कराते हैं आपको एक क्वेश्चन और। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप ही की बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, the radius of the nucleus containing nucleon containing 16 is 3 into 10 to the power minus 15 meter. What will be the radius of a nucleus whose nucleon are 128। ये है। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। जिसका मास नंबर 16 है उसकी रेडियस इतनी, मतलब जिसका मास नंबर A1 जो है वो 16 है, उसकी रेडियस R1 जो है वो 3 into 10 to the power minus 15 मीटर सॉरी। और जिसका मास नंबर A2 कितना है 128, आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है R2 अपॉन R1 बराबर क्या आएगा A2 अपॉन A1 की पावर 1/3। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने R1 अपॉन R2 निकाला था, और अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आप R2 अपॉन R1 निकाल रहे हैं, क्योंकि R1 गिवन है और R2 को निकल पा रहे हैं।
वेरी नोन बात है कि जिसको निकालना होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, A2 की जगह 128 और A1 की जगह कितना 16 और 1/3 तो है ये इसका R2 अपॉन R1। 16 से ये 8 टाइम जा रहा है और 8 का क्यूब रूट कितना निकलेगा 2। तो ये कितना आया, ये आया है R2 अपॉन R1 बराबर 2 और R2 बराबर क्या आ जाएगा 2R1 और R1 की जगह आप वैल्यू रख दीजिए कितनी 3 × 10⁻⁻15 और ये आया 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ये चाहो तो इसे 6 फर्मी भी बोल सकते हैं। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी कहते हैं, तो 6 फर्मी आया। देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो न्यूमेरिकल पेपर में आता है वो ऐसा आएगा जिसका क्यूब रूट निकालना आसान हो। ऐसा कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता जिसमें आपको परेशानी है। बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल में कैसे निकालेंगे सर, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन आती है। नहीं, उस तरह का न्यूमेरिकल तो बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में हमारा जो मेन मोटो रहता है वो रहता है आपसे कॉन्सेप्ट को निकलवाना। हमें हमारे को कॉन्सेप्ट चाहिए, बस हमें अपने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चाहिए। हमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी करवानी है आप लोगों से, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और इस तरह के न्यूमेरिकल को आप देखिए। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में हम लोग AMU भी कहते हैं। आपसे मैं पूछता हूं ऑक्सीजन का मास क्या है, आप कहेंगे 16। क्या 16 क्या, ग्राम, किलोग्राम या कुछ और? आपको कोई पूछता है आपसे सर ऑक्सीजन का मास 16, नाइट्रोजन का 14, तो बताइए तो सही ये 14 क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है? यही बात, ये बहुत से बच्चों को इस चीज़ों के बारे में अभी तक क्लियरेंस नहीं है। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जो एटम का जो मास होता है वो किलोग्राम में बहुत कम होता है। एटम का मास किलोग्राम में बहुत कम है। जैसे आप देख लो प्रोटॉन का मास कितना होता है 10⁻⁻27 और न्यूट्रॉन का देखो कितना होता है 10⁻31। तो इतना कम मास है किलोग्राम में कि किलोग्राम इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर सच स्मॉल मासेस। इतने कम मासेस को मेजर करने के लिए किलोग्राम इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। इतना कम मास है इसलिए किलोग्राम एक अच्छी यूनिट नहीं है उसको नापने के लिए। तो उसको नापने के लिए एक नई यूनिट को बनाया गया है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, 1U से लिखते हैं इसको। ये होता क्या है, इसकी कई सारी डेफिनेशन है। वैसे तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट, यानी कि मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12 ग्राम कार्बन जो होगा, मतलब 12 कार्बन 12 एटम का जो मास होगा उसका जो 1/12 पार्ट होगा तो वही है आपका 1U। इसको ऑक्सीजन से भी दे सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, उसमें 16 का डिवाइड लगाया जाता है। 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन से भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, 1/14 पार्ट ऑफ मास ऑफ N14 नाइट्रोजन एटम। इस सबको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो आता है 1.66 10⁻⁻27।
किलोग्राम में। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन निकालें। मास ऑफ प्रोटॉन, तो आप जानते हैं प्रोटॉन का मास होता है 1.672 10⁻⁻27। जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो 1.67 ही लिख देते हैं, बट एक्चुअली 1.672 होता है। ये कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं हम उसमें। और अगर इसे हमें यू में कन्वर्ट करना हो तो इतने का डिवाइड लगा दीजिए इसमें, कितने का 1.66 10⁻⁻27, और ये सॉल्व करने पर 1.00727 यू। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 10⁻⁻27 में जब आप इतने का डिवाइड लगाते हैं तो ये आता है प्रोटॉन का मास। फिर आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो 1.675 न्यूट्रॉन ना स्लाइटली हैवी होता है प्रोटॉन से, पर वैसे लगभग दोनों इक्वली होते हैं, पर थोड़ा सा फर्क है। देखिए यहाँ 2 और 5। मैं कह रहा हूँ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। तो 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 1.66 10⁻⁻27, इसको सॉल्व करेंगे 1.00866 यू, ये न्यूट्रॉन है। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं 9.1 10⁻⁻31 और डिवाइड बाई 1.66 10⁻⁻27, और ये निकलेगा आपका 0.00055 यू। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो आप कहते हैं 16 नहीं होगा। 16 में जब आप 1.66 इंटू 10⁻⁻27 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा ऑक्सीजन का रियल में मास। एक्चुअलिटी में देखिए ये जो मास को मेजर करने की डिवाइस अलग होती है, ये रिप्रेजेंट करने की डिवाइस है। क्यों किया जा रहा है ऐसा पता है आपको? इसलिए किया जा रहा है कि किलोग्राम में तो भैया मास बहुत ही कम होता है, तो किलोग्राम इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर सच स्मॉल मासेस। तो मास को नापने के लिए किलोग्राम एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। उसकी बजाय हम लोग जो मास को नापें वो किससे नापें? हम लोग यू से नापें, यू में रिप्रेजेंट करें, नापें यू में रिप्रेजेंट करें। और आपको एक बात बता दें कि ये जो आपके जो आंसर्स आए हैं, ये जो आए हैं तो ये यू है। जैसे क्लोरीन का मास वो कितना होता है 35.5 यू। तो ये सब जो मासेस हैं ये आपके जो हैं ये यू में कन्वर्ट किए गए हैं, है ना। तो ये सिस्टम आपका सिंपली है और यू में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइए। और ये है न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर वॉल्यूम देखिए, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने की वजह से हम इसको कैसा मान सकते हैं? स्फेरिकल मान सकते हैं शेप में। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, हम इसे स्फेरिकल मान सकते हैं। और हम जानते हैं स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर उसकी रेडियस है। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हुआ है, यानी रेडियस से स्टार्ट हुआ है। आज बताया गया था आपको जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है आर इक्वल टू वो होती है आर नॉट ए की पावर 1/3, तो v बराबर हुआ 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। और यहां से एक बात पता चल रही है, v प्रोपोर्शनल टू a, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है
वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हैवियर मास होगा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। इस तरह के वॉल्यूम आप देखिए सब चीज़ कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, केवल A है जो बदल रहा है। इसलिए वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये है न्यूक्लियर वॉल्यूम की कहानी। आई आपको समझ में? ये तो आपको बात समझ में आई होगी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत इतना छोटा होता है। आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस को ऐसे मान के चलिए जैसे फुटबॉल के मैदान में एक मक्खी, फुटबॉल के मैदान में जो मक्खी का साइज होता है वो न्यूक्लियस का साइज होता है। इतना छोटा होने की वजह से हम इसको हम कैसा मान सकते हैं, स्फेरिकल मान सकते हैं। और जब स्फेयर मानेंगे तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, उसमें इसको हम रख देंगे तो बी प्रोपोर्शनल टू ए। ये निकला है जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्चुअली में ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और कई बार पेपर में आया है। और क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट nuclear density remain constant। आपको ये प्रूफ करना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। आप कहेंगे सर ये न्यूमेरिकल है, बिल्कुल न्यूमेरिकल है। ये डेंसिटी क्या होती है, रो बराबर होता है m/v। यही होती है डेंसिटी। अब मास कैसे निकलेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर एटम का मास निकालना है तो उसकी मास नंबर में 1.66 10⁻27 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मास जो है वो इसके ए में हम लोग 1.66 10⁻27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मास आ जाएगा किलोग्राम। रहा वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम कितना था अभी पढ़ा आपने, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ये अभी निकाला। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कीजिए, देखिए क्या आता है। रो बराबर a इंटू 1.66 10⁻27 डिवाइड बाई 4 और 3 ऊपर पाई R0 क्यूब इंटू ए से a कैंसिल। R0 की जो वैल्यू है वो होती है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। तो रो बराबर कितना आया, 3 इंटू 1.66 10⁻27 4 और पाई दिए गए 3.14 और R0 दिए गए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 और 10⁻45। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, प्रूफ दैट न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। वो तो यही हो गया, क्यों भाई 3 भी कांस्टेंट है, 1.66 10⁻27 ये भी कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है। ये सारे तो कांस्टेंट ही है। ए से तो ए अपने आप ही कट गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आंसर आता है वो आता है 2.29 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है। देखिए हमें ये प्रूव करना था कि न्यूक्लियर की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है किसी पर डिपेंड ना हो। तो रो इक्वल्स टू m/v, मास हो गया a इंटू इतना, वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है, r की जगह R0 क्यूब इंटू a हो जाएगा। तो रो बराबर इतना आ जाएगा 1.6 10⁻27 4 पाई R0 क्यूब। ये वैल्यू रख देंगे, a से ये कैंसिल हो जाएगा और ये सब वैल्यू रखने पर आंसर आया 2.29 10⁻17
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये न्यूक्लियर की डेंसिटी आई, जो अपने आप में खुद ही बता रही है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी न्यूक्लियस कैसा भी हो, कोई भी मास हो, डेंसिटी कांस्टेंट होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा जो है वो आपका फैमिलियर भी है, आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और वो है आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन। एनर्जी मास इक्वेशन एनर्जी मास इक्वेशन क्या होती है बता देता हूं मैं आपको। आइंस्टीन ने ये कहा था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्टेड किया जा सकता है, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, और इसके हिसाब से E बराबर होता है mc²। यहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है, m ऑब्जेक्ट का मास है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे ये पता चलता है जिसका जितना मास होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी देगा। यही कारण है कि जो एटम बम बनाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा यूज जो किया था वो हेवी मास ऑब्जेक्ट का यूज किया था, जैसे यूरेनियम हुआ या प्लूटोनियम हुआ। ठीक है, जो एटम बम बनाया जाता है, कहने को तो एक हाइड्रोजन बम भी है, बट वो अलग डिफरेंट प्रोसेस है। तो E बराबर mc², ये एनर्जी मास इक्वेशन है। ये कहती है कि एनर्जी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वाइस वर्सा भी है, यानी कि एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट किया जाता है। दोनों बात समझाता है ये। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, अब मैं आपको बताऊंगा एनर्जी रिलेटेड टू 1U। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। वन यू से रिलेटेड एनर्जी क्या होगी, यानी आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन लगा लिए, लेकिन 1U से रिलेटेड एनर्जी निकालनी। एनर्जी होती है E बराबर कितना, mc²। यहाँ m जो है वो है 1U। 1U का मतलब 1.66, ये 10⁻⁻27 kg, और c जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप वैल्यू रखो 1.66 और c की जगह रखेंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, और इसमें अगर आप 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1U से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इस बात को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये कई बार पेपर में आया है कि एक U से रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम लोग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं, यानी न्यूमेरिकल करते समय हम लोग 1U से रिलेटेड जो एनर्जी लेते हैं वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। वैसे एक्चुअलिटी में होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा 931 कन्वीनियंट के हिसाब से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा है, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ी है, एनर्जी मास इक्वेशन पढ़ी है, ये भी प्रूफ किया है कि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और एक 1U से रिलेटेड एनर्जी भी आपने इसमें पढ़ी है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आप देखिए और वीडियो को देखिए, आपको वीडियो देखने पर सब चीज़ें वैसे क्लियर हो जाती हैं। आज मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल भी कराए हैं, जिसमें से एक तो अपनी तरफ से कराया है और एक जो है वो बुक का ही है, पहला अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मास डिफेक्ट की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है।